हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हमें पढ़ना है NIS क्लास 10th हिंदी 201 का चैप्टर नंबर 15 अंधेर नगरी। ये जो चैप्टर है ये अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित कहानी है। अंधेर नगरी इसमें एक महंत हैं जो अपने दो चेलों, चेला नंबर 1 जो है गोवर्धन दास और दूसरा जो चेला है नारायण दास, उनके साथ महंत जी नगर में आते हैं और अपने चेलों से कहते हैं कि जाओ और भिक्षा लेकर आओ। गोवर्धन दास को वे पश्चिम की ओर भेजते हैं और नारायण दास को वो उत्तर की तरफ भेजते हैं। अब हम देखते हैं कि स्टोरी में है क्या। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब तक के पाठों से आप साहित्य की अनेक विधाओं के विषय में पढ़ चुके हैं, जैसे कहानी, कविता, रेखाचित्र, है ना, रिपोर्टाज, है ना, रिपोर्टाज भी पढ़ चुके हो। अब एक नाटक पढ़ते हैं, कहानी की तरह नाटक है। कहते हैं कि सुबह सूरज निकलता है, पक्षी चहचहाते हैं, धीरे धीरे अंधकार दूर होता है और प्रकाश फैलता है। मनुष्य समाज भी सक्रिय उठता है, मतलब एक्टिव हो जाता है सब उठकर। जिस प्रकार प्रकृति की एक व्यवस्था है वैसे मनुष्य ने भी एक व्यवस्था बना रखी है, मतलब एक सिस्टम बना रखा है जिससे उनके सारे काम सुचारू रूप से, मतलब समय से एक सिस्टमेटिक वे से चलते रहते हैं। जैसे सुबह उठते हो, ब्रश करते हो, नहाते हो, ब्रेकफास्ट करते हो, ऑफिस जाते हैं, है ना, इस तरह से एक सिस्टम बना हुआ है। कल्पना कीजिए यदि प्रातः काल सूरज ना निकले। अरे वाह, तो फिर आप सोच लो, अगर सूरज निकले ही ना, अंधेरा ही अंधेरा रहे, जब अंधेरा ही रहेगा तो पंछी भी नहीं आएंगे, चहचहाएंगे ही नहीं, नदियाँ उल्टी दिशा में बहने लगे तो क्या होगा। और यदि मनुष्य समाज में कोई भी व्यवस्था ना रहे, मतलब आप कभी भी उठ के खा लो, कभी भी कुछ काम कर लो, मतलब कोई सिस्टम रहे ही ना, चारों तरफ अराजकता हो, मतलब कुछ पता ही नहीं चल रहा क्या चल रहा है, कुछ स्वार्थी लोग ही देश को चलाने लगे और कुछ जो लालची लोग होते हैं और वे देश को चलाने लगे, वे जनता को अपना न समझें, उन्हें देश की जनता की दशा का ज्ञान ही ना हो कि हमारी जो जनता है, हमारे देश के जो लोग हैं वो क्या है क्या नहीं है, उसका कोई ज्ञान ही नहीं हो। तो इसी चैप्टर में, मतलब इस चैप्टर में हम ये सब देखेंगे क्या हो रहा है। तो इस पाठ के माध्यम से इन बातों को समझने का प्रयास करेंगे। उद्देश्य क्या है नाटक को पढ़ने का। नाटक में चित्रित शासन व्यवस्था का आज के संदर्भ में वर्णन कर सकेंगे कि नाटक में जो शासन व्यवस्था है, कानून है राजा का, वो आज क्या चल रहा है, आज की लाइफ में क्या चल रहा है, हम समझ सकेंगे। राजा प्रजा के पारस्परिक संबंधों का विश्लेषण कर सकेंगे, राजा और प्रजा के बीच में रिलेशन क्या है उसको हम समझ सकेंगे। न्यायपूर्ण व्यवस्था के बारे में अपना विचार प्रस्तुत कर सकेंगे। न्यायपूर्ण व्यवस्था, न्याय का सिस्टम जो होता है। नाटक में निहित व्यंग को समझकर उसका उल्लेख कर सकेंगे। नाटक में जो व्यंग है ना, वो हम उल्लेख कर सकेंगे, बता सकेंगे। लोक संस्कृति और लोक भाषा के कुछ प्रमुख पक्षों की व्याख्या कर सकेंगे कि लोक संस्कृति मतलब लोगों की संस्कृति क्या है, लोगों की भाषा क्या है ना, कुछ जो प्रमुख पक्ष हैं उनकी बातें क्या है, वो सब हम व्याख्या कर सकेंगे। एक विधा के रूप में नाटक की प्रमुख विशेषताएं बता सकेंगे। मूल पाठ हमारा है 15.1। आइए इस नाटक को एक बार पढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। अंधेर नगरी, पहला दृश्य। यहाँ पर दृश्य के हिसाब से हम पढ़ेंगे। पहला दृश्य कहाँ का सीन है देखते हैं। बाह्य प्रांत, बाहर का कोई प्रांत है, वहाँ का सीन है, देखते हैं। महंत जी दो चेलों के साथ गाते हुए आते हैं। वही है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। महंत जी कहते हैं, बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है, देख कुछ भिक्षा विच्छा मिले तो ठाकुर जी को भोग लगे, और क्या। अब नारायण दास जी कहते हैं, मतलब जो उनके चेले हैं, कहते हैं, गुरुजी महाराज, नगर तो नारायण के आश्रय से बहुत ही सुंदर है, जो है सो, पर भिक्षा सुंदर मिले तो बड़ा आनंद होए, मतलब जो भिक्षा मिलता है वो मिले तो बड़ा मजा आ जाएगा। तो महंत कहते हैं, बच्चा गोवर्धन दास, तू पश्चिम की ओर जा और नारायण दास तू पूरब की ओर जाएगा। देख जो कुछ सीधा सामग्री मिले तो श्री शालिग्राम जी का बाल भोग सिद्ध हो। अब यहाँ पर बाबा जी हैं, उनका नाम ले रहे हैं, उनकी सिद्धि होगी, ऐसी बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी भीख मिले तो ये बातें कह रहे हैं कि उनके लिए सिद्ध हो जाएगी। अब गोवर्धन दास
जी कहते हैं यहाँ के लोग तो बड़े मालदार दिखाई पड़ते हैं, आप कुछ चिंता मत कीजिए। अब नारायण दास और गोवर्धन दास दो चेले थे। नारायण दास जी ने बात पहले कर ली थी। अब गोवर्धन दास जी कहते हैं कि बहुत सी भिक्षा लाता हूँ। जी गुरुजी, मैं बहुत सी भिक्षा लाता हूँ, यहाँ के लोग तो बड़े मालदार दिखाई पड़ते हैं, आपको चिंता मत कीजिए। फिर महंत कहते हैं, बच्चा बहुत लोभ मत करना, देखना हाँ, लोभ पाप को मूल है। लोभ मिटावत मान, मतलब क्या है? लोभ मतलब लालच जो करते हैं वो, है ना। और आगे पढ़ते हैं, लोभ पाप को मूल है, लोभ मिटावत मान, लोभ कभी नहीं कीजिए ना, सॉरी, या में नरक निदान। गाते हुए सब जाते हैं, मतलब क्या गाते हैं? लोभ पाप के मूल हैं, लोभ मिटावत मान, लोभ कभी नहीं कीजिए या में नरक निदान। लालच कभी मत कीजिए, उसका जो नरक है, मतलब जो उसका परिणाम है वो नरक में निदान होगा उसका। यही सब गाते हुए जा रहे थे। ठीक है, अब दूसरा दृश्य देखते हैं। अब बाजार में आ चुके हैं वो, वहाँ पर घासीराम क्या कहते हैं? चना जोर गरम, चने बनावे घासीराम, जिनकी झोली में दुकान। मतलब झोली में जो वो चनाचूर भाजा बेचते हैं ना, वो उसकी बात कर रहे हैं। चना चुरमुर चुरमुर बोले, बाबू खाने को मुंह खोले। चना खाएं गफूरन मुन्ना, बोलें और नहीं कुछ सुनना। चना हकीम या हाकिम सब जो खाते, सब पर दूर टिकस लगाते। चना जोर गरम टके शेर। ये घसीटा राम है जो चना बेच रहा है अपनी झोली में लटका कर, वो आगे सामने टोकरी सी लगा के रखते हैं ना, वो ये गाना गा रहा है, मतलब इस तरह से कस्टमर बुला रहा है। अब वहाँ पर एक हलवाई है, जलेबियाँ गर्मा गर्म बेच रहा है वो। घी में गरक, चीनी में तरातर, चाशनी में चबाचब। ले भूर का लड्डू, जो खाए सो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। रेवड़ी कड़ाका, पापड़ पड़ाका, ऐसी जात हलवाई जिसके 36 कौम में भाई। सब सामान ताजा, खाजा ले खाजा टके शेर खाजा। अब यहाँ पर हाशिए पे भूर का मतलब बेसन होता है, खाजा एक खजला होता है, मैदे का एक मिठाई होता है। अमला कर्मचारी वर्ग को हम कहते हैं। ठीक है, अकील मतलब अकल। अजीरन मतलब एक बीमारी है जो, जैसे हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, वो होता है। एडिटर का मतलब संपादक। कुंजड़िन एक कुजड़ा होता है जो सब्जी वाला, कुंजड़िन मतलब सब्जी बेचने वाली। मुरई मतलब मूली को मुरई कहते हैं। निनुआ तोरी या तुरई को निनुआ कहते हैं। अब पाचक वाला मतलब जो चूरन बेचने वाला, जो पेट में जो खाना होता है उसको पचाने वाला है। मेरा चूरन जो कोई खाए, मुझको छोड़ कहीं नहीं जाए। चूरन जब से हिंद में आया, मतलब हिंदुस्तान में आया, इसका धन बल सभी घटाया। चूरन अमले सब जो खाए, अमले मतलब वही अमला कर्मचारी। दूनी रिश्वत तुरंत पचावे, मतलब जो ये खा ले, है ना, सरकारी मुलाजिम, वो जो रिश्वत खाएगा वो तुरंत पच जाएगा। चूरन सभी महाजन खाते, जिससे जमा हजम कर जाते। चूरन खाते लाला लोग, जिनको अकिल अजीरन रोग। चूरन खावे एडिटर जात, जिनके पेट पचे नहीं बात। मतलब यहाँ पर इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं कि चूरन जो महाजन लोग खाते हैं, है ना, जिससे जमा हजम कर जाते हैं। जो महाजन लोग पैसे जमा करते हैं वो हजम कर जाते हैं। चूरन जो लाला लोग खाते हैं, उनका अकिल जो है घास चरने जाता है, अजीरन हो जाता है, मतलब उन्हें अपच हो जाता है, पचता नहीं उनका। फिर उसके बाद जो एडिटर होते हैं, उनके पेट में जानकारी नहीं, न्यूज़ नहीं पचती, वो लोगों को बता देते हैं। चूरन साहब लोग जो खाते हैं, सारा हिंद हजम कर जाता, मतलब नेता लोग खाते हैं तो पूरे हिंदुस्तान को हजम कर जाते हैं। चूरन पुलिस वाले खाते हैं तो कानून को हजम कर जाते हैं। ले चूरन का ढेर, बेटा टके शेर। अब बनिया क्या कहता है देखते हैं। आटा दाल लकड़ी नमक, घी चीनी मसाला, चावल ले टके शेर। बाबा जी का चेला गोवर्धन दास आता है यहाँ पर, और सब बेचने वालों की आवाज़ सुन सुनकर खाने के आनंद में बड़ा प्रसन्न आता है, क्योंकि सुनता है उसे बड़ा मज़ा आ रहा होता है। गोवर्धन दास कहते हैं, क्यों भाई बनिए, आटा कितने शेर? बनिया कहता है टके शेर। गोवर्धन दास कहता है और चावल? तो बनिया कहता है टके शेर। गोवर्धन दास कहते हैं और चीनी? तो बनिया फिर कहता है टके शेर। गोवर्धन दास जी कहते हैं और घी? बनिया कहता है फिर टका शेर। तो गोवर्धन दास सब टके शेर सचमुच? बनिया कहते हैं हाँ महाराज, क्या झूठ बोलूँगा।
गोवर्धन दास के कुजड़ी के पास गए, जो सब्जी बेचने वाली थी। क्यों माँ जी, भाजी क्या भाव? तो कुजड़ीन भी कहती है बाबा जी टके सेर, निनुआ मुरई धनिया मिर्चा सब टका सेर। गोवर्धन दास कहते हैं सब भाजी टके सेर, वाह वाह बड़ा आनंद है, यहाँ सभी चीज़ टके सेर है। हलवाई के पास जाकर कहते हैं क्यों भाई हलवाई मिठाई कितने सेर? तो हलवाई भी कहते हैं बाबा जी लड्डुआ मतलब लड्डू जलेबी गुलाब जामुन खाजा सब टके सेर। गोवर्धन दास कहते हैं वाह वाह बड़ा आनंद है, क्यों बच्चा मुझसे मस्खरी तो नहीं कर रहा, मतलब मज़े तो नहीं कर रहा, मजाक तो नहीं ले रहा है मेरे, सचमुच सब टके सेर है? तो हलवाई कहता है जी बाबा जी, हाँ जी सचमुच सब टके सेर, इस नगरी की चाल ही यही है, यहाँ सब चीज़ टके सेर बिकती है। गोवर्धन दास कहते हैं क्यों बच्चा इस नगरी का नाम क्या है? हलवाई कहता है अंधेर नगरी। गोवर्धन दास कहता है और राजा का क्या नाम है? हलवाई कहता है चौपट राजा। गोवर्धन दास कहते हैं वाह वाह अंधेर नगरी चौपट राजा, टका सेर भाजी टका सेर खाजा, यही गाता है और आनंद से बगल बजाता है, वो बगुल बिगुल बजाते हैं ना वो। हलवाई तो बाबा जी आप कुछ लेना देना हो तो ले लो, है ना? तो गोवर्धन दास कहते हैं बच्चा भिक्षा मांगकर 7 पैसे लाया हूँ, मतलब भीख मांगकर 7 पैसे लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई दे दे, गुरु चेले सब आनंद पूर्वक मतलब मज़े से इसे छक जाएंगे, मतलब खा के मज़े में हो जाएंगे। हलवाई मिठाई वो तोलता है, बाबा जी मिठाई लेकर खाते हुए अंधेर नगरी के गीत गाते हुए चलते हैं। अब यहाँ पर तीसरा दृश्य स्टार्ट होता है। स्थान है जंगल। महंत जी और नारायण दास एक ओर से रमो भजो इत्यादि गाते हुए आते हैं और दूसरी ओर से गोवर्धन दास अंधेर नगरी गाते हुए आते हैं। महंत कहता है बच्चा गोवर्धन दास यह क्या भिक्षा लाया? भिक्षा लाया तो गठरी तो भारी मालूम पड़ती है, मतलब काफ़ी भरा हुआ है। गोवर्धन दास कहते हैं बाबा जी महाराज बड़ा माल लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई है। महंत कहते हैं देखो बच्चा मिठाई की झोली अपने सामने रखकर खोल कर देखता है, वाह वाह बच्चा इतनी मिठाई कहाँ से लाया? किस धर्मात्मा से भेंट हुई? मतलब कौन इतना अच्छा है धर्म वाला कि उसने ऐसे दे दिया? गोवर्धन दास जी कहते हैं जी महाराज 7 पैसे भीख में मिले थे, उसी से इतनी मिठाई मोल ले ली है। महंत कहते हैं बच्चा नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहाँ सब चीज़ टके सेर मिलती है, मैंने इसकी बात का विश्वास नहीं किया। बच्चा यह कौन सी नगरी है और इसका कौन राजा है जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर खाजा है? गोवर्धन दास जी कहते हैं अंधेर नगरी चौपट राजा टके सेर भाजी टके सेर खाजा। महंत कहते हैं तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ टके सेर भाजी टके ही सेर खाजा हो। सो बच्चा चलो यहाँ से, ऐसी अंधेर नगरी में 1000 मन मिठाई मुफ्त भी मिले ना तो भी किसी काम की नहीं है, जहाँ एक क्षण नहीं रहना, मतलब एक पल भी नहीं रहना। गोवर्धन दास जी कहते हैं ऐसा तो संसार भर में कोई देश नहीं है, देश है ही नहीं, 2 पैसा पास रहने ही से मजे में पेट भरता है। मैं तो इस नगरी को छोड़कर नहीं जाऊंगा, और जगह दिन भर मांगो तो भी पेट नहीं भरता, मतलब और जगह अगर भी दिन भर मांगते रहो ना तब भी मैं नहीं मिलता। बाजे बाजे दिन मतलब कई बार कई दिन उपवास रखना था, मतलब खाली पेट रहना पड़ता है। सो मैं तो यहीं रहूँगा। तो महंत कहते हैं देख बच्चा पीछे पछताएगा, मतलब बाद में पछताएगा। तो गोवर्धन दास जी कहते हैं आपकी कृपा से कोई दुख ना होगा, मैं तो यही कहता हूँ, मतलब मैं तो यही कहता हूँ कि आप भी यहीं रहिए। महंत कहते हैं मैं तो इस नगरी में एक क्षण नहीं रहूँगा, देख मेरी बात मान, नहीं पीछे पछताएगा, मैं तो राजा हूँ, मतलब मैं तो जाता हूँ, पर इतना कह देता हूँ कि कभी संकट पड़े तो हमारा स्मरण करना, मतलब हमें याद कर लेना। गोवर्धन दास कहते हैं प्रणाम जी गुरु जी, मैं आपका नित्य ही स्मरण करूँगा, मतलब जरूर ही आपको याद करूँगा। मैं तो फिर भी कहता हूँ कि आप यहीं रहिए, आप भी यहीं रहिए। महंत जी नारायण दास के साथ चले जाते हैं। गोवर्धन दास बैठकर मिठाई खाता है। ठीक है, पटापिच मतलब गेट बंद हो गया, मतलब पर्दा गिर गया। अब चौथा दृश्य शुरू होता है। नाटक है ना तो पर्दे गिरते रहते हैं ना, वो है ये सीन। चौथा दृश्य है स्थान कहाँ? राज्यसभा का सीन है। अब राज्यसभा में क्या होता है देखते हैं हम। राज्यसभा में राजा मंत्री और नौकर लोग यथास्थान स्थित होते हैं, मतलब अपनी जगह पर बैठे होते हैं। नौकर एक सुराही में से एक गिलास में शराब उड़ेल देता है, लीजिए महाराज पीजिए महाराज, मतलब गिलास में देता है। तो राजा मुंह बनाकर पीता है और दे। नेपथ्य में दुहाई है दुहाई का शब्द होता है, मतलब वहाँ पर दुहाई है दुहाई का शब्द, मतलब लोग आए होंगे जिनको परेशानी होगी राजा के पास, है ना, आते हैं फरियाद लेकर ना, वही है। कौन चिल्लाता है? पकड़ लाओ।
दो नौकर एक फरियादी को पकड़ कर लाते हैं। फरियादी मतलब जो अपने गुहार लगाने के लिए आता है कि मेरी बात मान लो। नेफ्थ मतलब पर्दे के पीछे की बात हो रही थी। चलो, दो नौकर एक फरियादी को पकड़ कर लाते हैं। फरियादी कहता है दुहाई है महाराज, दुहाई है, हमारा न्याय होए। राजा कहता चुप रहो, तुम्हारा न्याय यहाँ ऐसा ही होगा जैसे यहाँ कि हम भी न हो। बोलो क्या हुआ? न्याय का मतलब तो बताइए। न्याय, हाँ। फरियादी कहते हैं महाराज कल्लू बनिया की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई। दुहाई है महाराज, न्याय हो। तो महाराज नौकर से कहता कल्लू बनिया की दीवार को पकड़ के लाओ। कल्लू बनिया की दीवार को अभी पकड़ के लाओ। मंत्री जी कहते हैं महाराज दीवार नहीं लाई जा सकती। राजा कहता अच्छा इसका भाई लड़का दोस्त आशना, ठीक है, आशना का मतलब उसका जो प्रिय हो, जो भी हो उसको पकड़ के लाओ। मंत्री कहते महाराज दीवार ईंट चूने की होती है, उसको भाई बेटा नहीं होता। तो राजा कहते हैं अच्छा कल्लू बनिया को पकड़ के लाओ। नौकर लोग दौड़कर बाहर के बनिया को पकड़ के लाते हैं। क्यों बे बनिए, इसकी लड़की नहीं बरकी क्यों दबकर मर गई? मंत्री कहते हैं बरकी नहीं महाराज, बकरी। तो राजा हाँ बकरी क्यों मर गई? बोल नहीं अभी फांसी देता हूँ। कल्लू कहता है महाराज मेरा कुछ दोष नहीं है, कारीगर ने ऐसे दीवार बनाई कि गिर पड़ी, मतलब ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। राजा कहता अच्छा इस मल्लू को पकड़ दो, कारीगर को पकड़ के लाओ। अब कल्लू जो है आता है, लोग कारीगर को पकड़ कर लाते हैं। अब यहाँ पर राजा कल्लू को मल्लू कहता है क्यों बे कारीगर, इसकी बकरी किस तरह से मर गई? तो कारीगर कहता महाराज मेरा कुछ कसूर नहीं, चूने वाले ने ऐसा बोदा चूना बनाया, बकवास चूना बनाया कि दीवार गिर पड़ी। राजा कहते हैं अच्छा इस कारीगर को बुलाओ। नहीं निकालो, है ना, उस चूने वालों को बुलाओ। कारीगर निकाला जाता है, चूने वाला पकड़कर लाया जाता है। अब क्यों बे खैर सुपाड़ी चूने वाले, इसकी बकरी कैसे मर गई? खैर सुपाड़ी मतलब एक पान है ना, पान का नाम सुना होगा आपने। पान में चूने के साथ साथ खैर और सुपाड़ी भी डाला जाता है। खैर को हम कत्था भी बोलते हैं। तो उसको बोल रहा है कि कैसे मर गई बकरी। तो चूने वाला कहता है महाराज मेरा कोई दोष नहीं है, भिस्ती मतलब पानी वाले ने चूने में पानी ज़्यादा डाल दिया था, इसी से चूना कमज़ोर हो गया। राजा अच्छा चुन्नी लाल को निकालो, भिस्ती को पकड़ो, मतलब पानी वाले को पकड़ो। चूने वाला निकाला जाता है, भिस्ती लाया जाता है। क्यों भी भिस्ती, गंगा जमुना की किस्ती, इतना पानी क्यों दिया कि इसकी बकरी गिर पड़ी और दीवार दब गई? तो भिस्ती कहते महाराज गुलाम का कोई कसूर नहीं है ना। कसाई ने मशक इतनी बड़ी बनाई कि उसमें पानी ज़्यादा आ गए। मशक का मतलब एक चमड़े का थैला होता है ना, जिसमें पानी ज़्यादा होता है। तो उसमें पानी इतना ज़्यादा उसने डाल दिया कि पानी ज़्यादा आ गया, तो पानी ज़्यादा उसमें चला गया। तो राजा कहता अच्छा कसाई को लेकर आओ, भिस्ती को निकालो यहाँ से। तो लोग भिस्ती को निकालते हैं, कसाई को लाते हैं। फिर राजा कहता है क्यों बे कसाई, मशक ऐसी क्यों बनाई कि दीवार लगाई बकरी दबाई? कसाई कहते हैं महाराज गड़रिया ने टके पर, गड़रिया मतलब जो वो बकरियों या भेड़ बकरों को चराते हैं ना, घुमाते हैं, उसको गड़रिया कहते हैं, गड़रिया। तो महाराज गड़रिया ने टके पर ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेची कि उसकी मशक बड़ी बन गई। तो अच्छा राजा कहता अच्छा कसाई को निकालो, गड़रिया को लेकर आओ। कसाई निकाला जाता है, गड़रिया आता है। क्यों बे गड़रिया ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची कि बकरी मर गई? गड़रिया कहता है महाराज उधर से कोतवाल साहब की सवारी आ गई, तो उसको देखने में मैंने छोटी बड़ी है ना भेड़ का ख्याल नहीं किया, मेरा कुछ कसूर नहीं। तो राजा कहता अच्छा इसे निकालो, कोतवाल को अभी पकड़ कर लाओ। गड़रिया निकाला जाता है, कोतवाल आ जाता है, पकड़ा जाता है। क्यों बे कोतवाल तैने सवारी ऐसी धूम से क्यों निकाली कि गड़रिये ने घबरा कर बड़ी भेड़ बेची, जिससे बकरी गिरकर कल्लू बनिया दब गया। कोतवाल महाराज मैंने तो कोई कसूर नहीं किया, मैं तो शहर के इंतजाम के वास्ते जाता था, मतलब शहर में कैसे कैसे क्या होना है उसके लिए जाता था। मंत्री कहते हैं आप यह तो बड़ा गजब हुआ, ऐसा ना हो कि यह बेवकूफ़ इस बात पर सारे नगर को फूंक दे या फांसी की सजा दे दे। कोतवाल से यह नहीं, तुमने ऐसे धूम में सवारी क्यों निकाली? राजा कहते हैं हाँ यह नहीं, तुमने ऐसे धूम में सवारी क्यों निकाली कि इसकी बकरी दबी? कोतवाल कहता है महाराज
फिर राजा कहता है कुछ नहीं महाराज महाराज ले आओ कोतवाल को, अभी फांसी दो। दरबार बर्खास्त, मतलब अब ये दरबार खत्म है, अब चलो। लोग एक तरफ कोतवाल को पकड़ कर ले जाते हैं, दूसरी ओर मंत्री को पकड़कर राजा जाते हैं, है ना। इंतजाम के वास्ते मतलब प्रबंध के वास्ते, बर्खास्त मतलब खत्म। अब आगे बढ़ते हैं हम। अरण्य का मतलब होता है जंगल, ठीक है, वन। सांचे मतलब सच्चे व्यक्ति, छली मतलब छल करने वाला, कपट करने वाला। पनही मतलब जूती, जूती को हम पनही कहते हैं। एका मतलब एकता, इकाई। चलो, पांचवा दृश्य कहाँ से होता है? अरण्य से, ठीक है, मतलब जंगल से। गोवर्धन दास गाते हुए आते हैं, अंधेर नगरी अनबुझ राजा, टकासेर भाजी टकासेर खाजा, सांचे मारे मारे डाले, छली दुष्ट सिर चढ़ी चढ़ी बोले, प्रगट संभ अंतर जलधारी, सोई राजसभा बलभारी, सांचे कहें तय पनही खावें, झूठे बहु विधि पदवी पावें, छलियन के एका के आगे, लाख कहो एकहू नहीं लागे, अंधाधुन मचियो सब देसा, मनहू दशा रहत विदेशा, अंधेर नगरी अनबुझ राजा, टकासेर भाजी टकासेर खाजा। बैठकर मिठाई खाता है। गुरुजी ने हमको नाहक यहाँ रहने से मना किया है, बेवजह यहाँ रहने से मना किया है। माना कि देश है ना बहुत बुरा है, पर अपना क्या, अपन किस राजकाज में थोड़ी हैं, है ना, कि कुछ डर है। रोज मिठाई चावना, मजे में आनंद से राम भजन करना, मिठाई खाता रहता है वो। चार प्यादे चार ओर से आकर उसको पकड़ के ले जाते हैं। प्यादा वन, चल बे चल, बहुत मिठाई खाकर मुटिया गया है, आज पूरी हो गई। प्यादा तू कहता है बाबा जी चलिए, नमो नारायण कीजिए। गोवर्धन दास घबरा कर कहते हैं ये आफत कहाँ से आई? अरे भाई मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझको पकड़ते हो? प्यादा वन कहता है आपने बिगाड़ा है या बनाया है, इससे क्या मतलब, अब चलिए फांसी चढ़िए। गोवर्धन दास कहता है फांसी? अरे बाप रे बाप, फांसी? मैंने किसकी जमा लूटी कि मुझको फांसी? मैंने किसके प्राण मारे कि मुझको फांसी? प्यादा टू कहता है आप बड़े मोटे हैं, इस वास्ते फांसी होती है। गोवर्धन दास कहते हैं मोटे होने से फांसी, यह कहाँ का न्याय है? अरे हंसी फकीरों से नहीं करनी होती है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं हम। प्यादा वन कहता है बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था, जब फांसी देने को उनको ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा हुआ, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं। हम लोगों ने महाराज से अर्ज किया कि इस पर हुक्म हुआ कि एक मोटा आदमी पकड़कर फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मारने के अपराध में किसी न किसी को सजा होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए, नहीं तो न्याय ना होगा। इसी वास्ते तुमको ले जाते हैं, कोतवाल के बदले तुमको फांसी दें। गोवर्धन दास कहते हैं तो क्या और कोई मोटा आदमी इस नगर भर में नहीं रहता या नहीं मिलता, तो तुम मुझे अनाथ फकीर को फांसी देते हो? तो प्यादा वन कहता है इसमें दो बातें हैं, एक तो नगर भर में राजा के न्याय के डर से कोई मोटाता ही नहीं, मतलब सब लोग पतले ही रहते हैं। दूसरे, और किसी को पकड़े तो वह न जाने क्या बात बनाए, और फिर इस राजा में साधु महात्मा इन्हीं लोगों की तो दुर्दशा है, इससे तुम्ही को फांसी देंगे। गोवर्धन दास कहता है दुहाई परमेश्वर की, अरे मैं नाहक मारा जाता हूँ, अरे यहाँ बड़ा ही अंधेर है, अरे गुरुजी महाराज का कहा मैंने ना माना, उसका फल मुझको भोगना पड़ा। गुरुजी कहाँ हो, आओ मेरे प्राण बचाओ। अरे मैं बेअपराध मारा जाता हूँ, गुरुजी आ जाओ। गोवर्धन दास चिल्लाता रहता है, प्यादे जो है उसे पकड़कर ले जाते हैं। अब दूसरा सीन, छठा सीन, स्थान का है शमशान। गोवर्धन दास को पकड़े हुए 4 सिपाहियों का प्रवेश, मतलब 4 सिपाहियाँ आते हैं और गोवर्धन दास को पकड़े हुए होते हैं। गोवर्धन दास कहते हैं हाय मैंने गुरुजी का ना कहना माना, उसी का फल है, गुरुजी कहाँ हो, बचाओ बचाओ गुरुजी। रोता है, सिपाही लोग उसे घसीटते हुए ले चलते हैं। गुरुजी और नारायण दास आते हैं। गुरु, अरे बच्चा गोवर्धन दास तेरी ये क्या दशा है? गोवर्धन दास कहता है गुरुजी को हाथ जोड़कर, गुरुजी दीवार के नीचे बकरी दब गई, सो इसके लिए मुझे फांसी देते हैं ये, गुरुजी मुझे बचाओ। गुरु कहते हैं अरे बच्चा मैंने तो पहले ही कहा था कि ऐसे नगर में रहना ठीक नहीं है, मैंने मेरा कहना कभी नहीं सुना, मतलब तैने मेरा कहना नहीं सुना। कोई चिंता नहीं, नारायण सब समर्थ है ना, जो नारायण है उसमें सब काम में माहिर हैं। भौं चढ़ाकर सिपाहियों से कहते हैं सुनो मुझको अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो, तुम लोग तनिक किनारे हो जाओ, देखो मेरा कहना ना मानोगे तो तुम्हारा भला ना होगा। ये महंत जी ने
उन सिपाहियों से कहा। सिपाही कहते हैं नहीं महाराज, हम लोग हट हैं। हट का मतलब होता है कि हम लोग ने ये कह दिया वही करेंगे, हटेंगे नहीं। अब जिद्दी हैं एक तरह से, आप बेशक उपदेश दीजिए, हम यहीं खड़े रहेंगे। सिपाही थोड़ी दूर हट जाते हैं। गुरुजी चेले के कान में कुछ समझाते हैं। गोवर्धन दास प्रगट, अब तो गुरुजी हम फांसी चढ़ेंगे। महंत नहीं बच्चा, मुझको चढ़ने दे। गोवर्धन दास नहीं गुरुजी, हम फांसी चढ़ेंगे। मतलब अब गोवर्धन दास और महंत दोनों आपस में लड़ने लगे कि हम। ठीक है। महंत जी नहीं बच्चा, इतना समझाया नहीं मानता, हम बूढ़े भय, हमको जाने दे। गोवर्धन दास, स्वर्ग जाने में बूढ़ा जवान क्या, आप तो सिद्ध हैं, आपको गति अगति में से क्या मैं फांसी चढ़ूंगा, मतलब आने जाने से आपका क्या, अब तो मैं चढ़ूंगा। इसी प्रकार दोनों हुज्जत करने लगते हैं, दोनों बहस करने लगते हैं। जो सिपाही होते हैं वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि यार अब क्या करें। सिपाही 1 कहता है भाई क्या माजरा है, कुछ समझ में नहीं पड़ता। सिपाही 2 कहते हैं हम भी नहीं समझ सकते कि कैसी गड़बड़ है। राजा मंत्री कोतवाल आते हैं। अब राजा कहता है यह क्या गोलमाल है। सिपाही 1 कहता है महाराज, चेला कहता है मैं फांसी पढ़ूंगा, गुरु कहता है मैं पढ़ूंगा, कुछ मालूम नहीं पड़ता कि क्या बात है। राजा कहता है गुरु से, बाबा जी बोलो, काहे को आप फांसी चढ़ते हैं। महंत कहते हैं राजा, इस समय ऐसी साइत है, ठीक है, ऐसी साइत है कि जो मरेगा सीधा बैकुंठ बैठेगा। मतलब इस समय एक ऐसा समय चल रहा है ना, कि जो मरेगा सीधे बैकुंठ, मतलब एक तरह से जन्नती बन जाएगा, स्वर्ग में चला जाएगा। मंत्री कहते तब तो हम ही फांसी चढ़ेंगे। गोवर्धन दास कहता है हमको तो हुक्म है, कोतवाल हम लटकेंगे, हमारे सबब तो दीवार गिरी। राजा चुप रहो सब लोग, राजा के रहते कौन बैकुंठ जा सकता है, हमको फांसी चढ़ाओ जल्दी जल्दी। महंत कहता है जहाँ न धर्म न बुद्धि, नहीं नीति न सुजन समाज, ते ऐसे ही आपू ही नसें जैसे चौपट राज। राजा को लोग ठिकड़ी पर खड़ा कर देते हैं, ठिकड़ी मतलब उस पर चढ़ा देते हैं जिससे फांसी दी जाती है। अब यहाँ पर बैकुंठ का मतलब स्वर्ग, तो मैंने बता दिया था। सुजन का मतलब सज्जन, आपोही का मतलब अपने आप, नशे का मतलब नष्ट होते हैं, चौपट राज का मतलब मूर्ख और अयोग्य राज। ठीक है, टिकती तो बताया फांसी का सख्ता होता है। तो इससे क्या, जहाँ न धर्म न बुद्धि, जहाँ पर कोई धर्म बुद्धि नहीं होता वहाँ पर क्या है, कोई अच्छा समाज नहीं होता, सज्जन समाज नहीं होता। ते ऐसे ही आप ही नशे, है ना, जो खुद ही बकवास होते हैं, नष्ट होते हैं, तो उनका राजा ही तो चौपट है ना। अगर राजा चौपट है तो उनका समाज भी चौपट ही होगा। चलो ठीक है, अब यहाँ पर हुआ क्या होगा आप समझ गए होगे, राजा को फांसी चढ़ गई होगी। आगे चलते हैं, बोध प्रश्न है। पहला प्रश्न इसमें कह रहे हैं कि अंधेर नगरी के बारे में क्या सच नहीं है। तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला क्या है, हर व्यक्ति अपनी बला दूसरे पर टालता है। ठीक है, तो क्या समझते हो आप इससे, राजा बहुत न्यायप्रिय है, तो ये इसका जो आपका घ वाला पार्ट है वो सच नहीं है। ठीक है, बाकी सारे सच हैं, तो आपका घ वाला सही हो गया। गोवर्धन दास को पकड़ कर ले जाया गया, क्यों पकड़ कर ले गया था, किसी न किसी को तो फांसी लगानी थी ना। ठीक है, इसलिए इसको पकड़ के ले गए थे। चलो आगे देखते हैं। 15.2 आइए समझें। इसमें कह रहे हैं कि आइए नाटक और उसके तत्वों के आधार पर पाठ को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। आप जब कोई कहानी, उपन्यास, निबंध और नाटक पढ़ते होंगे तब एक फर्क नाटक और दूसरी विधाओं के बीच अवश्य महसूस करते होंगे कि उपन्यास में तो ये था, निबंध में ये था, नाटक में ये था, कहानी में ये है, कविता में ये है। इस तरह से आप जरूर महसूस करते होंगे। क्या फर्क है दृश्य का संबंध मंच से है, यानी नाटक मंच पर खेला जाता है। यह तत्व नाटक को अन्य साहित्यिक विधाओं से अलग करता है। अंधेर नगरी व्यंग और हास्य प्रधान नाटक है। अंधेर नगरी एक व्यंग है और हास्य प्रधान नाटक है, मतलब हंसाने वाला है। सवाल यह है कि व्यंग क्या है। किसी रचना में जब रचनाकार वस्तु या परिस्थिति, हालात की असंगति, मतलब संगति नहीं, और अटपटेपन को उजागर करता है, चटपटा सा एक दो था, तो उसको पढ़ते या सुनते ही बहुत थोड़ी हंसी आ जाती है, तो उसे व्यंग रचना कहते हैं। ऐसे व्यंग के लिए उस परिस्थिति विशेष के सही रूप की जानकारी जरूरी है जिस पर चोट की जाती है। व्यंग के माध्यम से झूठे आडंबरों या कुर्तियों पर चोट की जाती है। तो व्यंग करके हम जो भी गलत हो रहा है उस पर चोट मार के हम उसको
बताते हैं कि भाई तुम यहाँ पर गलत हो। अब कथा वस्तु की बात करते हैं। कथा वस्तु नाटक का महत्वपूर्ण तत्व है कि वो कथा क्या है। तो कथा वस्तु का संबंध नाटक में वर्णित विषय से होता है कि वो विषय क्या है, उस विषय पर कथा वस्तु बनता है। ठीक है, कंटेंट बनता है। कथा वस्तु को स्पष्ट करने के लिए घटनाएं जो हो गई, हमारी स्थिति हो गई, पात्र हो गया, सभी की रचना की जाती है। इस प्रकार से इस तरह से जो आरंभ मध्य अंत वाला कथा रूप बनता है उसे कथानक कहते हैं। मतलब स्टार्टिंग का, बीच का और अंत में जो सीन बनता है, रूप बनता है, उसे कथानक कहते हैं। जैसे इस नाटक की कथा वस्तु है एक ऐसे नगर की विसंगति का चित्रण जहां अन्याय न्याय में कोई फर्क ही नहीं किया जाता है। कथानक है महंत, गोवर्धन दास, नारायण दास, हलवाई, फरियादी, कल्लू, बनिया, कारीगर, कोतवाली, मंत्री और राजा आदि पात्रों और बकरी के मर जाने पर, है ना, तथा उसके लिए दोषी व्यक्ति को सजा सुनाने की घटना के जरिए कथा का विकास। आपने नाटक पढ़ने के बाद उसमें वर्णित, मतलब उसमें लिखा हुआ जो कथा है उसको भी समझ लिया होगा। महंत अपने दो चेलों के साथ जिस अंधेर नगरी में पहुंचता है वहां हर वस्तु का भाव समान है। हर वस्तु टके से बेची जा रही है। यह देखकर गुरु महंत को हैरत आती है और अनहोनी का आशंका हो जाता है उनको कि यहाँ पर अनहोनी हो सकता है। वह अपने चेलों के साथ तुरंत नगर छोड़ने की सलाह देता है, पर चेला जो गोवर्धन दास होता है उसके गुरु की बात ना के वहीं रह जाता है। ठीक है, दूसरी तरफ जो दीवार से दबकर बकरी मर जाती है वहाँ पर फरियादी राजा के पास न्याय की आशा के लेकर पहुँचता है कि भाई मेरा राजा जी, जो भी परेशानी हुई मेरे को सॉल्व कराओ। तो राजा जो हुक्म देता है ना बकरी के मारने के जिम्मेदार कल्लू, कितने लोगों को हुक्म देता है? कल्लू, बनिया, कारीगर, चूने वाले, भिस्ती, कसाई, गरड़िए, है ना, गड़रिए, कोतवाली पकड़ कर लाता है। लेकिन हर एक व्यक्ति किसी दूसरी जिम्मेदारी को ठहराता है कि मैं नहीं, ये था। दूसरे को जिम्मेदार बनाकर खुद छूटता जाता है और अंत में गोवर्धन दास को पकड़ लिया जाता है, क्योंकि गोवर्धन दास क्या है, मोटा होता था। और गोवर्धन दास को फांसी की सजा महज इसलिए दी जाती कि उसकी गर्दन जो है मोटी है। फांसी के पहले चेला गोवर्धन दास अपने गुरु को पुकारता है। गुरु यानी महंत आकर गोवर्धन दास से गुप्त मंत्रणा करता है, मतलब गुप्त चुपचाप से बातें करता है। फिर गुरु चेले में वाद विवाद होने लगता है। कारण पूछने पर महंत बताता है कि शुभ मुहूर्त में जो फांसी चढ़ेगा बैकुंठ मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। अब राजा का फरमान फिर जारी होता है कि बैकुंठ पर पहला कदम मेरा है। वो हक जताते हुए फांसी के फंदे पर झूल जाता है। अब यहाँ पर हमें जो सही है सही और जो गलत है उस गलत पे टिक करना है। तो इसमें कह रहे हैं पहला, अभिनेता का तत्व नाटक को अन्य साहित्यिक विधाओं से अलग करता है। तो हाँ, करता है, बिल्कुल करता है ये। निबंध में दृश्य प्रमुख होता है, नाटक में भाव विचार। नहीं, उल्टा बोल दिया इन्होंने। ठीक है, नाटक में दृश्य प्रमुख होता है, निबंध में भाव विचार। उल्टा इसलिए गलत है। सही मायने में व्यंग्यकार वही है जो समाज हित को ध्यान में रखता हो। हाँ बिल्कुल, समाज हित को ध्यान में रख के व्यंग करता है उस पर, तभी तो समाज सुधरेगा। यदि कोतवाल की गर्दन में फांसी का फंदा आता भी तो फांसी ना दी जाती। नहीं, अगर फांसी का फंदा उस पर आता तो उसको दे दी जाती, क्योंकि फांसी का फंदा जो है वो बड़ा बन गया और कोतवाल की गर्दन जो थी वो बड़ी थी, मोटी थी। अंग है, शुभ मुहूर्त में फांसी चढ़कर राजा अवश्य बैकुंठ बैठ। नहीं यार, ये तो बिल्कुल ही गलत है। कहाँ से बैकुंठ फंसे, तो बेवकूफ बना दिया। चलो, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प पर उन्हें प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गोवर्धन दास द्वारा अपने गुरु जी को पुकारने का उद्देश्य था। इसमें से क्या उद्देश्य था? इसमें कै ख गया, जैसा कि हर एक क्वेश्चन में होता है, दिया है। इसका घ आंसर जो है खुद को फांसी से बचाना। ठीक है, तो गोवर्धन दास द्वारा अपने गुरु जी को पुकारने का आदेश यही था कि वो फांसी पर नहीं चढ़ना चाहता था। उसके बाद चरित्र चित्रण देखते हैं। अंधेर नगरी के अनेक पात्रों में महंत, गोवर्धन दास, राजा, मंत्री महत्वपूर्ण हैं। महंत और या हम गुरु की बात करें तो उनका चरित्र जो है विवेकपूर्ण का प्रतीक है। वह इस सच का संदेश देता है कि जहां व्यक्ति और वस्तु के गुणों की कद्र ना हो, मतलब उसकी क्वालिटी की कद्र ना हो, वैल्यू ना हो, तो वहां हर घटना, वस्तु, चरित्र के मूल्यमान के लिए एक ही पैमाना अपनाया जाता है। ऐसी शासन व्यवस्था में रहना विपत्ति का कारण बन सकता है ना। जहां जो व्यक्ति है उनके कोई गुण की वैल्यू नहीं है, उनके जो भी सामान बेच रहे हैं कोई वैल्यू नहीं है। बताओ, जलेबी का रेट वही है तो तोरी का भी रेट वही, नेनुआ का भी रेट वही है, सब चीज़ का रेट वही है। तो ऐसा जो पैमाना है, सिस्टम है, वो शासन व्यवस्था में रहना
सही नहीं है, विपत्ति का कारण बन सकता है, परेशानी का कारण बन सकता है, सबब बन सकता है। आपने देखा कि गुरु द्वारा समझाए जाने पर भी गोवर्धन दास अंधेर नगरी को नहीं छोड़ता। वह लोभ में पड़ जाता है, लालच में पड़ जाता है। इसी का परिणाम है, इसका रिजल्ट है कि उसे फांसी देने के लिए पकड़ लिया जाता है। नाटक के आरंभ में ही महंत अपने शिष्य से कहता है कि यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई देता है, पर साथ ही वह सावधान भी करता है कि लोभ मत करना, क्योंकि लोभ से मान यानी इज्जत या स्वाभिमान मिट जाता है ना। इस तरह वह शुरू से ही दूर से देखने और वास्तविकता के अंतर स्पष्ट कर देता है और लोभ या लालच में पड़कर स्वाभिमान की भावना को नष्ट होने की उपदेश देता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नाटक के अंत में आखिर में महंत पुनः उपस्थित होता है। महंत वापिस से आता है और फांसी की सजा पाए अपने शिष्य गोवर्धन दास को बचाने तथा अविवेकी राजा, जो विवेकी राजा नहीं था, अविवेकी राजा था, उसको मृत्यु के मुंह में ढकेलने का उपाय करता है। वह नाटक के अंत में यह स्पष्ट संदेश देता है कि ऐसा राजा जो धर्म और बुद्धि पर आधारित नहीं होता, मतलब उसका कोई धर्म नहीं था ना सिवा दिमाग था, वहाँ है ना, जहाँ नीति और सज्जनों को स्थान नहीं मिलता, सज्जन मतलब जो समझदार होते हैं, और जो नीति एक नियम होता है उसको स्थान नहीं मिलता, तो वह अपने आप ही नष्ट हो जाता है। जैसे कि चौपट राजा समाप्त हो गया या चौपट राज समाप्त हो गया। इस प्रकार महंत के चरित्र के माध्यम से लेखक बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करके अपनी स्वाधीनता बचाने, अपनी इज्जत बचाने, अपना जगह बचाने के छोटी मोटी सुविधाओं में न पढ़कर अपनी स्वाभिमान की रक्षा करना संदेश देता है कि अपनी इज्जत बचा लो। गोवर्धन दास एक ऐसा चरित्र जो लालच का शिकार होता है ना, उसका दुखद फल भी उसे मिलता है। राजा के द्वारा उसे मृत्युदंड की सजा दी जाती है। गोवर्धन दास सुख की खातिर गुरु के उपदेश को अवहेलना करता है, मतलब मना करता है, उल्टा गुरु को गलत बताता कि आप भी यहीं रह लो, और अंधेर नगरी में ही रहकर रहने का निर्णय लेता है। वह आम भारतीयों की तरह उस मानसिकता का प्रतिनिधि है जो अपने छोटे छोटे सुखों की खातिर व्यवस्था की मनमानी और विवेकहीनता तथा अन्याय की ओर से आंखें मूंद लेते हैं। अब ये भारतीयों की बात कर रहे हैं कि भारतीयों की जो मानसिकता यही है ना कि अपनी छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे फायदे के लिए जो हमारा सिस्टम है ना उसको मतलब खत्म ही कर देते हैं। वे भूल जाते हैं कि आप जिस व्यवस्था में जी रहे हैं अंततः मतलब आखिर में आपको ही खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, पड़ता भी है। राजा के बारे में नाटक बताता है कि वह चौपट है ना, बोगस है, बकवास है, पिटा हुआ है, खत्म है। वह सिर्फ भोग विलास में डूबा रहता है ना, खाने पीने में, और जो उसका राजवाड़ा सिस्टम है उसमें हमेशा डूबा रहता है। हर समय नशे में धुत रहने के संकेत से यह बात स्पष्ट होती है, हमें दिखती है। जहाँ शराब का तो जिक्र है ही, साथ ही यह भी इशारा है कि वह आत्म केंद्रित और उसे अपने मूल कर्तव्य यानी जनता के दुख सुख की कोई चिंता ही नहीं है, मतलब अपने ही में ही मस्त है। वो जनता के साथ क्या हो रहा है उसे कुछ पता ही नहीं है, चिंता किस बात की उसे कुछ पता ही नहीं है, अपने में मस्त है। वह अपनी जनता के प्रति संवेदनशील नहीं है, मतलब जनता की क्या परेशानी हो रही है वो सब कुछ नहीं देखता। इसी कारण अपने राज में सच्चे लोग मारे जाते हैं, मतलब उसके राज में सच्चे लोग मारे जाते हैं, और धूर्त जो चालाक होते हैं, दुष्ट होते हैं, उनका वर्चस्व है, मतलब उनका बोलबाला है। उसके राज में उन लोगों की बन आई है, आफत आई है जो ऊपरी तौर पर सभ्य होने का दिखावा करते हैं, पर भीतर ही भीतर कुचक्र चलाते हैं। कुचक्र मतलब गंदा सिस्टम। यहाँ सज्जनों को सजा मिलती है और झूठे लोग उपाधियों से नवाजे जाते हैं। आजकल देख लो इंडिया में क्या चल रहा है, सम्मानित होते हैं, सारे देश में अंधाधुंध मचा हुआ है। ऐसा लगता है जैसे राजा यहाँ न होकर विदेश में रहता हो, पता उसे कुछ पता ही नहीं है। हाँ चलो ये बात तो थोड़ी अलग है, इतना तो इंडिया में नहीं होता। यह अंग्रेजी राज पर तो टिप्पणी है ही, क्या आज के संदर्भ में भी यह टिप्पणी उपयुक्त नहीं लगती? स्वाधीन भारत का शासक वर्ग भी सीधे तौर पर तो विदेश से नियंत्रित नहीं होता, पर विदेशी कंपनियों के लिए रास्ता खोलने का काम करता हुआ जरूर लगता है। अब यहाँ पर ये बात करें, जब अंग्रेज लोग यहाँ पर आए थे शासन करने, तो शासन करने तो आए नहीं थे, यहाँ पर व्यापार करने के लिए आए थे। लेकिन उन्होंने देखा कि यार यहाँ पर इतनी सारी अच्छी चीज़ें हैं, तो क्यों ना यहीं पर हम सब कुछ कर लेते हैं। तो धीरे धीरे उन्होंने अपना बिजनेस बढ़ाते बढ़ाते कंपनी खोली, धीरे धीरे उन्होंने कब्जा ही कर लिया। अब कब्जा करने या कब्जा दिलाने में किसका हाथ था? हमारे आदमियों का हाथ था, जिन्होंने थोड़े से पैसे लालच में अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया, और आखिर में वही खुद गुलाम बन गए, वही खुद मारे गए। तो ये वहाँ की बातें कह रहे हैं।
अंधेर नगरी के चौपट राजा के लिए न्याय नहीं, उसका दिखावा महत्वपूर्ण है, सिर्फ शो ऑफ करना। राजा की इस संवाद पर ध्यान दीजिए, क्या है? तुम्हारा न्याय यहाँ ऐसा होगा कि यहाँ यम के यहाँ भी ना होगा, मतलब जैसा यम के यहाँ भी नहीं होगा उससे भी कहीं ज़्यादा इच्छा यहाँ तुम्हारा न्याय होगा। नाटक के अंत में बहुत ही सुंदर ढंग से आत्मकेंद्रितता और विवेकहीनता को भी दिखाया गया है। जब राजा कहता है कि राजा के रहते और कौन बैकुंठ जा सकता है, हमको फांसी चढ़ाओ जल्दी जल्दी। अंधेर नगरी का जो अंतिम महत्वपूर्ण पात्र है वो है मंत्री। मंत्री के ऊपर शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी होती है, लेकिन यहाँ जो मंत्री है वह यह जानते हुए कि राजा ठीक नहीं कर रहा है, फिर भी उसकी चापलूसी करने में जुटा हुआ है। इस प्रकार वह उस वर्ग का प्रतिनिधि पात्र है जो औसत से अधिक समझ तो रखता है, पर सत्ता के नज़दीकी पाने और स्वार्थ लालच पूरा करने के लिए अपनी बुद्धि और विवेक को गिरवी रख देता है। उसकी समझ का संकेत तब मिलता है जब कोतवाल अपनी सवारी शहर की इंतजाम के वास्ते निकालने की बात करता है। वह सोचता है यहाँ तो बड़ा गजब हुआ, ऐसा न हो कि यह राजा बेवकूफ़ राजा इस पर सारे नगर को फूंक दे या फांसी दे दे। मगर फांसी किसी भी एक बेकसूर को मिल जाए यह उसकी चिंता का विषय नहीं है। विवेकहीनता की यह स्थिति उसे बैकुंठ के लालच में डालने की से नहीं चूकती और नाटक के अंत में वह भी फांसी के दावेदारों में शामिल हो जाता है। कितने लालची थे। अन्य पात्रों में फरियादी, कुजड़ीन, हलवाई, मंत्री, कलुआ, बनिया, कारीगर, चूने वाला, भिस्ती, कसाई, गरड़िया, है ना, कोतवाल, प्यादे, सिपाही सभी हैं। ये पात्र प्रसंगानुकूल कथा विकास में अपना योगदान देते हैं। ऐसे पात्रों को गौड़ पात्र कहते हैं, जो थोड़े समय के लिए आए और कुछ करके चले जाएं, उसे हम गौड़ पात्र कहते हैं। अब हम तीसरा देखते हैं, संवाद योजना। नाटक में संवादों की विशेष महत्व होती है। नाटक में संवादों का विशेष महत्व होता है। अंधेर नगरी नाटक के संवादों पर आपने ध्यान दिया होगा। ये संवाद नाटक को या नाटक के पात्रों के व्यक्तित्व की विशेषताओं को हमारे सामने स्पष्ट करता है। जो व्यक्तित्व है पात्र, मतलब जो पात्र हैं उनका क्या चरित्र है उसको हमें दिखाता है। साथ ही हास्य, मतलब हंसने की रचना करते हुए, व्यवस्था पर व्यंग्य करते हुए हमें स्पष्ट करते हैं। आपने यह भी देखा होगा कि इन संवादों के प्रभावशाली होने का बहुत बड़ा कारण इनका संक्षिप्त या छोटा होना है। संवाद छोटे छोटे हैं ना, वो प्रभावशाली हैं। आइए कुछ उदाहरणों के माध्यम से इस नाटक के संवादों की विशेषताओं को समझने का प्रयास करते हैं। यह तो हम देख ही चुके हैं कि नाटक में महंत, गोवर्धन दास, राजा, मंत्री मुख्य पात्र हैं। यदि संवाद की दृष्टि से देखा जाए तो ये पात्र बातचीत में सबसे अधिक हिस्सा लेते हैं। हाँ बिल्कुल, महंत, गोवर्धन दास, राजा, मंत्री सबसे ज़्यादा आते हैं, उनकी बातचीत भी सबसे ज़्यादा होती है। ये जो कुछ बोलते हैं उससे, अर्थात उनके संवादों से इन पात्रों का व्यक्तित्व हमारे सामने स्पष्ट हो जाता है। महंत स्थितियों की असलियत को पहचान लेने वाला और स्वाभिमान, स्वाधीनता के महत्व को जानने वाला विवेकवान पात्र है, बुद्धि वाला पात्र है। उनकी इन विशेषताओं की बात संवादों से ही पता चलती है। वह अपने शिष्य से कहता है, बच्चा बहुत लोभ मत करना। यह शिष्य को फिर से सावधान करता है। तो बच्चा, ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर खाजा हो। स्पष्ट है कि महंत का यह संवाद बहुत अर्थपूर्ण है। इसका आशय यह है, इसका मतलब यह है कि जिस राज में असमान वस्तुओं में सज्जनों दुष्टों में अंतर नहीं किया जाता, उस राज्य में बसना विपत्ति का कारण हो सकता है, परेशानी का सबब बन सकता है। अंधेर नगरी के संवादों की यह विशेषता हमें अनेक स्थलों पर मिलती है। इसी क्षमता के कारण यह नाटक सटीक और अचूक व्यंग्य रचने में समर्थ हुआ है। मतलब फायदा हो गया हमें पढ़कर, मतलब अचूक व्यंग्य जो है और नाटक बिल्कुल सही बातें जो बताई गई हैं वो सही से बताया, उम्मीद पर खरा उतरा, आप सब समझ सकते हो। गोवर्धन दास के विषय में हमने पढ़ा है कि वह अविवेक के कारण लोभ में फंसता है। लोभ के कारण वह अपने तक ही केंद्रित हो जाता है, फिर अपने को संकट में डालता है। निम्नलिखित संवाद उसकी इस विशेषता को प्रकट करते हैं। क्या विशेषता देखते हैं हम। गुरुजी ने हमको नाहक यहाँ रहने से मना किया है। माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या, अपन किसी राजकाज में थोड़े ही कुछ डर है।
है ना। अपन किसी राजकाज में थोड़े ही कुछ डर हैं, रोज मिठाइयाँ चावना मतलब खाना, मजे से आनंद से राम भजन करना। तो यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है, ऐसे संवादों पर आपका ध्यान विशेष रूप से गया होगा। उसके संवादों में कोई तरतीब नहीं है। अगर यहाँ पर राजा की बात करें तो इनके संवादों में कोई तरतीब नहीं है। वह प्रत्येक से मतलब सभी से, चाहे उसका कोतवाली क्यों ना हो, क्यों भी कहकर बात शुरू करता है। उदाहरण देखिए, कल्लू बनिए की दीवार को अभी पकड़ के लाओ। बताओ कितनी बेवकूफ़ी वाली बात है। अच्छा, उसका भाई, उसका लड़का, दोस्त, सासना जो भी हो उसको पकड़ के लाओ। क्यों भी बनिए उसकी लड़की नहीं बकरी बरकी क्यों दबकर मर गई। बताओ कोई बात है कहने की। इस तरह से बातें कर रहा है वो। उपयुक्त संवाद से पता चलता है, मतलब दिए हुए संवादों से पता चलता है कि राजा जो है वास्तविक स्थिति से कोई सरोकार नहीं है। अंधेर नगरी संवाद छोटे छोटे हैं। जहां भी वो थोड़े बड़े हुए हैं वहां उनमें उनमें तुक अथवा काव्यात्मकता आ गई है, तुकबंदी हो गई है या काव्य की तरह बातें बताई गई हैं। ऐसी स्थिति में वे व्यंग्यात्मक बन गए हैं। लेकिन जो संवाद छोटे हैं उनमें भी सार्थकता तथा व्यंग का पूरा निर्वाह है, मतलब पूरा भर भर के है। कहीं कहीं एक ही बात को बार बार कहकर उस पर बल देकर व्यंग की सृष्टि की गई है। जैसे टके शेर पर संवाद में बार बार आता है। इसे बार बार कहने का अभिप्राय है कि अंधेर नगरी में सब कुछ टके शेर है, अर्थात गुण के अनुसार मूल्य नहीं है, सब कुछ टके शेर है, मतलब उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग उसका दाम नहीं है। कुछ संवादों और एक और महत्व की ओर आपका ध्यान गया होगा। जब संवाद छोटे होते हैं तो बोलने वाला पात्र जल्दी जल्दी बदलते रहते हैं और नाटक में रोचकता आती है। इससे घटना का विकास भी गति से होता है। साथ ही ये अभिनेता में भी सहायक होते हैं। पाठ्यगत प्रश्न 15.2 देखते हैं इसमें क्या है। इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है कि महंत लोभी नहीं है। महंत लोभी नहीं, अवसरानुकूल निर्णय लेने वाला विवेकवान राजा था। अब यहां पर आपको देखना होगा ध्यान से, महंत लोभी नहीं है, महंत लोभी नहीं है, अवसरानुकूल निर्णय लेने वाला विवेकपूर्ण व्यक्ति था या विवेकवान व्यक्ति था। तो ये बात सही है। महंत जो है वो इस तरह का काम नहीं करता था, वो तो उसके चेले थे जो कर रहे थे। गए हमारा अंधेर नगरी में हलवाई प्रमुख पात्र नहीं है। जी, प्रमुख पात्र नहीं था। लंबे संवाद नाटक के प्रभाव में वृद्धि करते हैं। नहीं, वृद्धि नहीं करते। छोटे संवाद जो होते हैं वो वृद्धि करते हैं। छोटे संवाद कथानक के विकास में बाधा बनते हैं। नहीं, बाधा नहीं बनते। दूसरा है सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखते हैं क्या है। पहला है, राजा ने स्वयं फांसी चढ़ने का निर्णय क्यों लिया? स्वयं मुक्ति पाने की लालसा में लिया था, तो घ पार्ट इसका सही हो जाएगा। महंत ने वह नगर छोड़कर जाने का निर्णय क्यों नहीं लिया? ठीक है, तो भावी संकट की आशंका के कारण इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो महंत ने वह नगर छोड़ने का निर्णय क्यों लिया? भावी संकट की आशंका के कारण। अब हम देखते हैं परिवेश। परिवेश नाटक का एक महत्वपूर्ण तत्व है। इसे देशकाल और वातावरण भी कहते हैं। जब हम अंधेर नगरी को पढ़ते हैं तो इसके दृश्यों और पात्रों के संवादों के माध्यम से कुछ ऐसी सूचनाएं मिलती है, मतलब जानकारी मिलती है, जिनसे हमारे सामने नाटक में व्यक्त जो वातावरण है वो उभर के आता है परिवेश से। इस नाटक में कुल 6 दृश्य हैं। इनमें बाजार, दंगल, राजसभा के दृश्य प्रमुख हैं। बाजार के दृश्य के माध्यम से तत्कालीन लोक संस्कृति का पता चलता है, मतलब वहाँ का क्या संस्कृति है वो पता चलता है। आपने ध्यान दिया होगा कि इस दृश्य में अधिकतर लोग साधारण स्थिति के हैं, जिन्हें आम जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग कह सकते हैं कि आम जनता है। जब साहित्य में आम लोगों का चित्रण होता है तो उनकी संस्कृति को भी अभिव्यक्त किया जाता है, इसे लोग संस्कृति भी कहते हैं। अंधेर नगरी में बाजार के दृश्य को पढ़कर हम सामान्य लोगों के सोचने विचारने के तरीके, उनकी व्यंग क्षमता, किस तरह से वो व्यंग करेंगे, भाषाई विशेषता है, उससे परिचित होते हैं। कुल मिलाकर इसे लोक संस्कृति कहा जाता है।
यह तो आप जान ही चुके होंगे कि इस नाटक को लिखने का उद्देश्य अंग्रेजी शासन के कारण भारत की दुर्दशा का चित्रण है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का कहना है कि अंग्रेजों ने अपनी नीतियों से भारत को अंधेर नगरी बना दिया। न यहाँ पर किसी नियम का पालन किया जाता और न ही कोई न्याय व्यवस्था है। देश की जनता अंग्रेजी व्यवस्था को कुचक्र में फंसी हुई है, अंग्रेजी व्यवस्था के कुचक्र में फंसी हुई है। इसी वातावरण के संकेत है ना, इसी वातावरण के संकेत इस नाटक के प्रत्येक दृश्य में है, हर एक सीन में है। बाजार के दृश्य में घसीराम चने वाला हलवाई, चूरन वाला बनिया, ये सब संवादों के माध्यम से स्थिति का व्यंग करते हैं। कहने को तो सब आवाज लगा लगा कर अपना सामान बेच रहे हैं, लेकिन बीच बीच में उन सब पर व्यंग करते हैं जो निकम्मी शासन व्यवस्था के अंग हैं। कहते थे ना कि जो हमारे जो बाबू लोग हैं वो खा जाते हैं, इस तरह की बातें डकार जाते हैं, वही सब। नाटक में दिखाया गया कि जो नगर दूर से सुंदर दिखता है, भीतर से कितना कुरूप हो रहा है। जिस नगर के लोग ऊपर ऊपर से मालदार लगते हैं, वे भीतर भीतर निर्धन हो रहे हैं। इन सब की जिम्मेदारी गुलाम बना लेने वाली व्यवस्था है। लेखक के अनुसार जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था तब ऐसी व्यवस्था थी, अव्यवस्था थी। इस व्यवस्था में सब चीज़ें टके सेर मिलती हैं। यह अंधेर नगरी अर्थात इसमें कोई कानूनी व्यवस्था नहीं है। इसका चौपट राजा है अर्थात संवेदनहीन है, कुछ भी ना समझने बूझने वाला। ऐसी अंधेर नगरी की असलियत को, इसमें रहने के जोखिम को महंत जानता है। वह जानता है कि ऐसी व्यवस्था, ऐसे जो हालात हैं यहाँ पर, सिस्टम जो है, वहाँ हर एक चीज़ का एक मोल ही है, हर एक चीज़ का एक मोल है। अर्थात शरीफ बदमाश में कोई भेद नहीं किया जाता है। वहाँ किसी की जुर्म की सज़ा किसी को भी मिल सकती है। नाटक के अंत में हम ऐसा होते हुए देख भी सकते हैं। इसलिए महंत गोवर्धन दास से पहले ही कह देता है, अंधेर नगरी, ऐसी अंधेर नगरी में 1000 मन मिठाई मुफ्त भी मिले ना तो भी किसी काम की नहीं। यहाँ एक क्षण नहीं रहना। इस अंधेर नगरी की न्याय प्रक्रिया के आडंबर को नाटक में बहुत ही मनोरंजक तरीके से चित्रित किया गया है। जो न्याय तरीका है, न्याय देने का सिस्टम है, बहुत ही मनोरंजन तरीके से दिखाया गया है। भाषा शैली की बात करते हैं। इस नाटक को पढ़ते समय आपका ध्यान उसकी भाषागत विशेषताओं की ओर अवश्य गया होगा। नाटक में आए संवाद में लगे, मिले, होए आदि अभिव्यक्तियों पर ध्यान दीजिए। यदि इन्हें हम खड़ी बोली हिंदी में कहें तो ये लगे, मिले, हो आदि हो जाएंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इस अभिव्यक्ति का प्रयोग किया है। क्यों किया ये बात कर रहे हैं, इसलिए कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय तक साहित्य की भाषा जो है वो ब्रज भाषा थी। तो ब्रज भाषा में ये लगे, मिले, ऐसे शब्द पाए जाते हैं, ऐसी बोली पाई जाती है। अंधेर नगरी की भाषा पर ब्रज भाषा का असर है, मतलब ब्रज भाषा का ही असर है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ब्रज भाषा यूज की गई है। इस नाटक की भाषा एक विशेष प्रकार के वातावरण को हमारे सामने सजीव कर देती है। महंत और उसके शिष्यों के बीच बातचीत, बाजार के दृश्य में अपना अपना सामान बेचने वाले दुकानदारों द्वारा सामान बेचने के तरीके और दरबार के दृश्यों पर ध्यान दीजिए। लगेगा जैसे हम स्वयं उस वातावरण, उस माहौल में उपस्थित होकर उसे साक्षात देख रहे हैं, मतलब अपनी आंखों से देख रहे हैं। इस नाटक में यह कार्य भाषा के माध्यम से किया गया है। क्या आप जानते हैं कि भाषा के माध्यम से वातावरण निर्माण हो सकता है, मतलब बातें करके भाषा यूज करके हम निर्माण कर सकते हैं, ऐसा माहौल बना सकते हैं। आइए इस अंधेर नगरी की भाषा में कुछ नमूनों की इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। देखते हैं क्या। सबसे पहले महंत और उसके चेलों के नाम और उसकी भाषा पर ध्यान दीजिए। महंत ने चेलों के नाम, महंत के जो चेले उनका नाम है नारायण दास, गोवर्धन दास। इन नाम को सुनते ही आपके सामने साधुओं के शिष्यों की तस्वीर उभर आती होगी। दास 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 नाम लगा है, नारायण, गोवर्धन। इसके साथ ही बच्चा, भिक्षा, उच्छा, ठाकुर जी भोग, गुरु जी महाराज, आनंद होए, सीधा सामग्री, श्री शालिग्राम जी का बाल भोग जैसी शब्दावली साधु संतों और महंतों की शब्दावली है जिसे लेखक जानता है और जिसका प्रयोग करता है। साधु संत बात बात में नीतिपरक दोहे का भी प्रयोग करते हैं। महंत के संवादों में ये दोहे आए हैं, जैसे लोभ पाप को मूल है, लोभ मिटावत मान, लोभ कभी नहीं कीजिए या में नरक निदान,
घसीराम आदि दुकानदारों के संवादों में बाबू हाकिम महाजन, लाला एडिटर साहब, पुलिस आदि की करतूतों का या करतूतों पर व्यंग करके तत्कालीन वातावरण, मतलब उस समय का जो वातावरण है उसकी ओर संकेत किया गया है, या जो वातावरण चल रहा है उसका संकेत किया गया है। इनके साथ साथ चना खाने वाले में अगर मुन्ना है तो गफूर भी है। आप जानते हैं कि सांस्कृतिक स्थिति का परिचय देते हैं, मतलब फिर से दोबारा पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं कि इनके साथ साथ चना खाने वालों में अगर मुन्ना है तो गफूर भी है। आप जानते हैं मुन्ना और गफूर को एक साथ रखने का महत्व क्या है। भारतेंदु यहाँ पर भारत की सांस्कृतिक स्थिति का परिचय देते हैं। उस समय भारत की स्थिति का चित्रण करने वाला कोई भी नाटक इस सांस्कृतिक स्थिति का चित्रण किए बिना महत्वपूर्ण नहीं हो सकता। मतलब उस समय ये नाटक बहुत ही अच्छा, मतलब सांस्कृतिक स्थिति बताता है कि उस समय क्या ही हालात थे। आप जानते हैं कि अंग्रेजी शासन में भारत के हिंदू और मुसलमान सभी पिस रहे थे, सभी को मुक्ति की ज़रूरत थी, इसलिए 1857 में मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े थे। पहली लड़ाई जो आज़ादी की हुई थी वो 1857 में ही तो हुई थी, ठीक है। उसके बाद 1942 वाली लड़ाई में हम आज़ाद हो गए, 1947 में आज़ाद हो गए फाइनली। अंधेर नगरी की भाषा में हिंदी के तत्सम तद्भव देशज शब्दों के साथ साथ आगत शब्दों के फारसी अंग्रेजी शब्दों का भी अवसरानुकूल प्रयोग किया गया है। मतलब इन सभी का अवसर के हिसाब से, माहौल के हिसाब से यूज़ किया गया है। भारतेंदु ने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि जैसा पात्र है उसी का स्वभाव आचरण भी उसी के हिसाब से होना चाहिए, भाषा भी उस तरह की होनी चाहिए। यहाँ भाषा पात्रों की नाटकीयता को पूरी तरह से अभिव्यक्त करने में सक्षम है। अर्थात नाटक को पढ़ते समय हमारे सामने पात्र अपने अभिनय के साथ उपस्थित होते हैं। भाषा की यह क्षमता किसी भी प्रभावशाली रचना में आवश्यक होती है। इसकी जरूरत यह विधाओं में भी होती है, अन्य विधाओं में होती है, इसलिए इसकी सबसे अधिक अपेक्षा नाटक में होती है। अंधेर नगरी की भाषा शैली में व्यंग्यात्मक अभिव्यक्तियों का बहुत महत्व है। नाटककार भारतेंदु ने बाजार में सामान बेचने वाले घसीटाराम, पाचक, इन सभी की बातें जो हैं एक साथ की हैं। एक तो वे अपना सामान बेच के क्षेत्रीय अभिव्यक्ति या जो लोक काव्य है, मतलब वहाँ का जो बोलने का हिसाब है, उस तरह का तुक प्रयोग करते हैं, ठीक है। और साथ के साथ वहाँ का जो हालात है, कुशासन है, घटिया सिस्टम, उस पर भी चोट पहुँचाई जा रही है। ऐसे जो इम्प्रेशन है वो वातावरण में जो अराजकता है, मतलब जो परेशानी है, उसको हमारे सामने ला के रखती हैं। घसीटाराम भी चने की विशेषता बताता है, साथ ही कहता है कि चना जो है हकीम खाते हैं, सब पर दूना टिकस लगाते हैं। हलवाई के संवाद में भी इस तरह से है। कैसे है? जलेबी, रेवड़ी, पापड़ की विशेषता ध्वन्यात्मक रूप में प्रकट हुई है। जैसे जलेबियां गरम 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 है ना, घी में गरम, रेवड़ी का कड़ाका, पापड़ पड़ाका। अंधेर नगरी में राजा की प्रजा के रूप में अनेक प्रकार का काम करने वाली सामान्य प्रजा और उसकी दुर्दशा का वर्णन किया गया है। भाषा में भी इस सामान्य लोग के व्यवसाय से संबंधित शब्दावली का उल्लेख है। कारीगर है तो चूना भी है, भिस्ती है तो मशक भी है, कसाई है तो गड़हरिया और भेड़ भी है। अब पाठगत प्रश्न 15.3 देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि घासीराम अफसरों के बारे में व्यंग करता है कि वे क्या होते हैं। वे होते हैं टैक्स बढ़ा देते हैं ना, तो टैक्स बढ़ा देते हैं, इसलिए उनकी बात करें तो घ वाला सही आंसर है। अंधेर नगरी की भाषा पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव अधिक है? तो अभी भी हमने पढ़ा ब्रज भाषा की ज़्यादा प्रभावित है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किसी आगत शब्द का परिवर्तित रूप नहीं है? तो यहाँ पर लडुआ एक यूज हुआ है, वो नहीं है। क्रियाकलाप 15.1 में कह रहे हैं, आपने नाटक पढ़ा, जान चुका कि नाटक जो है आत्मकेंद्रित, स्वार्थी और अविवेकी व अन्यायी शासन व्यवस्था के, मतलब शासन व्यवस्था में आम जनता की समस्या पर लिखा गया है। इसका उद्देश्य भी शासन व्यवस्था, मतलब ब्रिटिश सिस्टम जो था हमारा, मतलब उनका जो हमारे पर राज कर रहे थे, ऊपरी सुनहली परत के भीतर मौजूद विसंगति के प्रति आम लोगों की जागरूकता बनी है। मतलब उन्होंने जो इतना सिस्टम बुरा कर रखा था, हमारी संगति खराब हो गई थी, हमारे ऊपर जितनी परेशानियां आ रही थी, उस तरह की बातें बता रही हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारतीय भाषा ने भाषा के लोक रूप का निर्माण किया, यानी स्थानीय स्तर पर लोग किस तरह शब्दों का या संबोधनों का या मुहावरों का या उनके जो एक्सप्रेशन होते हैं आदि का प्रयोग करते हैं, उनका बहुतायत में प्रयोग हुआ है। जैसे उदाहरण देखिए, निर्देशानुसार अभ्यास भी कीजिए। अब यहाँ पर लिखा है, ठीक है, संबोधन भी है। तो हमारी वेबसाइट है
nisadmissionclasses.com, वहाँ पर जाकर आप इन सभी के आंसर्स आप देख सकते हैं। जितना भी है इन सभी के आंसर्स वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। वहाँ पर एक गाइड है हिंदी की, nisadmissionclasses.com पर जाओगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पर जब क्लिक करोगे आप तो वहाँ पर बुक्स में जाना, ऑल बुक्स में क्लास 10th में जाना। क्लास 10th के बाद हिंदी वाला पहला क्वेश्चन आएगा, हिंदी में हिंदी की बुक सेलेक्ट करना। चैप्टर नंबर 15 अंधेर नगरी पर क्लिक करना, वहाँ पर आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं, वहाँ से देख सकते हो आप। उद्देश्य देखते हैं। आप इस बात से परिचित होंगे कि प्रत्येक रचना के पीछे रचनाकार का कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। जानते हैं कि अंधेर नगरी लिखने के पीछे भारतेंदु हरिश्चंद्र का उद्देश्य क्या था। अंधेर नगरी एक व्यंग्यात्मक नाटक है। शीर्षक संवादों में जगह जगह व्यंग्योक्तियाँ हैं, है ना, व्यंग उड़ाते हैं। व्यंग क्या है आप पहले ही पढ़ चुके हैं। अंधेर नगरी का उद्देश्य व्यंग के माध्यम से अन्यायी शासन व्यवस्था की विसंगति, कमियों का जो भी है हवाला देते हुए उजागर करने का काम है। ये सब हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो एक बार वीडियो को पॉज करके आप एक पढ़ लो, ठीक है। बार बार वही क्या मैं रिपीट करूँ, वीडियो भी बहुत बड़ी हो रही है, ठीक है। वीडियो को पॉज करो और पढ़ो आप, ठीक है। पढ़ लिया होगा तो इसे भी पढ़ लो। अब उसके बाद अभिनेता आ गया। अभिनेता का अर्थ है मंच पर अभिनय किए जाने की क्षमता। अगर आप अच्छा अभिनय करते हो तो आप अभिनेता हो। किसी भी नाटक को सफल बनाने के लिए जो अभिनेता है वो अनिवार्य तत्व है। यदि किसी घटना में अभिनेता का गुण ना हो तो घटना का मंच जो है प्रस्तुत नहीं किया जाता। आजकल आप कहते हो ना हीरो, अगर हीरो बेकार है तो आप फिल्म नहीं देखोगे, है ना, क्योंकि आपको मजा ही नहीं आएगा, वो उस तरह की प्रस्तुति नहीं मिलेगी। आप कल्पना कीजिए कि आपको अंधेर नगरी का मंचन करना है, अर्थात उसे खेलना है, उनके साथ खेलना है, मतलब ऐसा सीन क्रिएट करना आपको। इसके लिए आपको एक अलग दृष्टि से इस नाटक का अध्ययन करना होगा। ये विचार करना होगा कि इसे खेलें, मतलब जब हम खेलेंगे, ऐसा नाटक करेंगे तो क्या क्या परेशानियाँ आएंगी और उनसे जो परेशानियाँ आएंगी कितना। तो ये सारी बातें जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने रखा हुआ है इस व्यंग में। तो मंचन के लिए ही भारतेंदु ने अंधेर नगरी को कुछ दृश्यों में बांटा है। बताया कि वह दृश्य कहाँ कहाँ के हैं। इसके साथ ही पात्र कैसे प्रवेश करेंगे, किस भाव या मुद्रा में बोलेंगे, कैसे आएंगे, ये सारी बातें भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसमें बता रखा है। बाकी वीडियो को पॉज करके एक बार पढ़ लें आप। हम आगे चलते हैं। पाठगत प्रश्न 15.4 इसमें कह रहे टके सिर भाजी, टके सिर खाजा में निहित व्यंग्यार्थ कौन सा है। तो इसमें गह है, गुणों और मूल्यों की कदर नहीं है वहां पर। दूसरा है इस नाटक में अंधेर नगरी और चौपट राजा की कल्पना का कारण क्या है। तो गह है, ब्रिटिश शासन की न्यायप्रियता को उभारने का दृष्टिकोण है। अब जहां पर सही है सही, गलत है गलत लगाना है हमें। मंच के अनुकूल होना नाटक की सफलता के लिए आवश्यक है, बिल्कुल सही है, आवश्यक है यहाँ पर। उसके बाद अंधेर नगरी के मंचन में अनावश्यक पात्रों का होना बड़ी बाधा है। अब आप इसको समझ सकते हो, नहीं बाधा नहीं है, जो पात्र हैं वो तो होने ही चाहिए। भारतेंदु ने अंधेर नगरी में पर्याप्त रंग निर्देश दिए हैं, तो ये भी बात सही है, बहुत सारे रंग निर्देश दिए हैं इन्होंने। गह है, अंधेर नगरी के मंचन के लिए बहुत से मंची संसाधनों की ज़रूरत है, तो ऐसा नहीं है। 4-5 तो मतलब 6 सीन थे, 3 जगह मेन सीन थे, तो इसमें कहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, इसलिए गलत है। अब देखते हैं आपने क्या सीखा। अंधेर नगरी एक व्यंग्य नाटक है जिसमें शासन व्यवस्था की विसंगतियों का उद्घाटन किया गया है, मतलब दिखाया गया। अंधेर नगरी का आशय है कि ऐसी नगरी जहाँ तानाशाह की सत्ता है, मतलब राजा मनमानी जो करना चाहे करता है, मोनार्की सिस्टम जिसको कहते हो आप। न्याय का आडंबर है ना, न्याय का आडंबर होता है और जनता का शोषण किया था। न्याय का मतलब कुछ है ही नहीं, सिस्टम बर्बाद कर रखा है और जनता को परेशान किया था, शोषण किया था। ऐसी नगरी में गुणवान और गुणहीन लोगों में कोई भेद नहीं किया था, मतलब सब बराबर, अच्छा भी बुरा भी सब बराबर। इस नाटक में एक राजा की कहानी के माध्यम से अंग्रेजी शासन व्यवस्था पर करारी चोट की गई है। नाटक में यह संदेश दिया गया कि लोभ में पड़कर देश हित को नहीं भूलना चाहिए। जैसे 1857 की क्रांति के समय हुआ था, लोग छोड़ के देश हित को भूल गए थे, इसलिए हम आज़ाद नहीं हो पाए। और जब भारत में आए फॉरेनर, अंग्रेज लोग, तब भी बहुत लोगों ने ऐसा काम किया था, इसलिए हम गुलाम बन गए।
इस नाटक के संवाद संक्षिप्त हैं, मतलब इनकी जो बातें हैं बहुत शॉर्ट में हैं और व्यंग को उभारने में पूरी तरह से सफल हुए हैं। नाटक की भाषा तत्कालीन वातावरण को सजीव रूप से प्रस्तुत करने में सक्षम है। साथ ही इसकी भाषा में व्यंग्यात्मक तथा नाटकीयता है, मतलब व्यंग है और नाटक है। नाटक में लोक भाषा तथा स्थानीय शब्दावली का भी प्रयोग किया, मतलब लोकल लैंग्वेज का भी यूज़ किया गया है, जिससे नाटक में जीवंतता और प्रवाहमयता है, मतलब वो नाटक के अंदर जान हो और वो फ्लो में नाटक चलते रहे आगे। इसकी भाषा जो है खड़ी बोली है, लेकिन ब्रज भाषा का भी स्पष्ट प्रभाव दिखता है यहाँ पर। अंधेर नगरी रंग मंचीयता की दृष्टि से सफल नाटक है, ठीक है। रंगमंच से अगर हम देखें तो ये सफल नाटक है। अब यहाँ पर योग्यता विस्तार में भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में दिया है। 1850 में बनारस में इनका जन्म हुआ था। महज 35 साल की उम्र में इनका निधन हो गया था। इनका जो संसार रचना संसार जो है आश्चर्यजनक रूप से विस्तृत है, मतलब बहुत वास्ट है, बड़ा है। वे हिंदी साहित्य में आधुनिक युग के प्रवर्तक हैं। देशभक्ति से संपन्न इनकी रचनाओं में अंग्रेजी शासन व्यवस्था का विरोध तो है ही, साथ में अंधविश्वास और धार्मिक पाखंडी उन पर भी प्रहार है। आर्थिक विषमता, मतलब जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है हमारी, उसको स्वाधीनता तथा हिंदी भाषा पर उनके लेखक को व्यापक लोकप्रियता प्राप्त हुई है, मतलब हिंदी में इनको ज़्यादा लोकप्रियता प्राप्त हुई है। इन्होंने नारी शिक्षा और स्वाभिमान को भी अपने साहित्य संचार का हिस्सा बनाया है। बाला बोधिनी संपादन इनका प्रमाण है, मतलब इन्होंने जो बनाया है इसका प्रमाण है। इसके अलावा इन्होंने कविवचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाद में हरिश्चंद्र चंद्रिका नाम से हो गया था, नाम की पत्रिकाओं का भी संपादन किया है। उनकी जो मौलिक नाटक है वो है वैदिकी, हिंसा हिंसा न भवति, चंद्रावली है, विशस्य, विषमौषधम, भारत दुर्दशा, नील देवी, प्रेम योगिनी, सती प्रताप। उनके अनुदित नाटक हैं विद्यासुंदर, पाखंड विदंबन, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, सत्य हरिश्चंद्र आदि। उन्होंने ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों में काव्य रचना की है। भारतेंदु नई चेतना के प्रतीक साहित्यकार के रूप में याद किए जाते हैं, मतलब चेतना का मतलब जगाना होता है, नई सोच है इनकी लोगों को जगाने की, इस तरह के साहित्यकार के रूप में ये जाने जाते हैं। उनका सबसे बड़ा योगदान जो है यह है कि उन्होंने साहित्य को मनोरंजन के कटघरे में निकालकर सामाजिक चेतना से जोड़ा है, ठीक है, सामाजिक चेतना से जोड़ दिया कि समाज में क्या चल रहा है देखो और सुधारो। भारतेंदु से पहले जो नाटक लिखे जाते थे उनका देश की गुलामी और सामाजिक समस्याओं से कोई सरोकार न था, लेकिन भारतेंदु के नाटक इन समस्याओं को उठाकर जनता की चेतना को जागृत करते हैं कि जो जनता है इस बात से जाग जाएं। अब पाठांत प्रश्न है यहाँ पर 9, 1, 10 क्वेश्चन है। इन सभी 10 क्वेश्चन का आपकी वेबसाइट है nisadmissionclasses.com, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, वहाँ जाएं, इसके सभी आंसर्स मिलेंगे वहाँ पर। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वहाँ पर भी उसके आंसर्स मिलेंगे। एक तरह से वो गाइड है, वहाँ पर सब कुछ मिलेगा। तो ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब भी करवा सकते हैं। मिलते हैं नए चैप्टर में।